ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लाइट पढ़ेंगे। ठीक है, लाइट दिखने में हल्का है लेकिन बहुत ही ज़्यादा रहता है, बहुत कुछ रहता है, देखेंगे धीरे धीरे। लाइट क्या है? लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, कुछ नहीं है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट एक वेव भी है, पार्टिकल्स भी है, दोनों का तरह बिहेव करता है। तो लाइट कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ट्रांसवर्स वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोले तो हम कल पढ़े थे कि जिसको मीडियम का जरूरत नहीं पड़ेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको मीडियम का जरूरत पड़ता है उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल का दो वेव पढ़े थे, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी दो वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव मैकेनिकल वेव में कौन था? साउंड वेव। और ट्रांसवर्स वेव मैकेनिकल वेव में कौन था? वाटर वेव। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ट्रांसवर्स वेव कौन है? लाइट वेव। ठीक है, और वो अलग से पढ़िएगा इलेक्ट्रिसिटी में, कूलॉम्स लॉ और मैग्नेटिज्म वो सब है अलग से। हाँ, नहीं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो वेवलेंथ कितना होता है लाइट का? याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में आता है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है ना, 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट, तो इसको मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। सबसे पहले समझिए कि लुमिनस बॉडीज क्या होता है। जो बॉडी अपने खुद से लाइट इमिट करे वो उसको बोलते हैं लुमिनस बॉडी, जैसे सन, स्टार, है ना, जो खुद से लाइट इमिट करता है। नॉन लुमिनस बॉडीज किसको बोलेंगे? जो खुद का लाइट नहीं है, जो किसी और का लाइट उस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसको इल्यूमिनेट करा। जैसे एग्जाम्पल आपका मून, सन का लाइट है, मून का खुद का लाइट नहीं है, लेकिन सन का लाइट इस पर पड़ा तो ये लाइट को इमिट किया। ठीक है, तो टेबल, चेयर, मतलब जो भी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन हम लोग अब कर लेते हैं। तो मटेरियल्स 3 प्रकार का होता है: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? अगर इस पे लाइट हम पास कराएंगे तो ये सारे को पास होने देगा। ठीक है ना, तो ये जो अलाउ करता है इंसिडेंट लाइट को पास होने के लिए उससे, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। बोले तो ग्लास, वाटर, इससे लाइट पास हो जाएगा। ठीक, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? जो कुछ पार्शियली पास होने देगा। ठीक है ना, तो ये विच अलाउ पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट टू पास थ्रू देम, कुछ पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट पास होगा इससे, जैसे ऑयल्ड पेपर। या फिर ट्रांसलूसेंट लाइट आपके घर में भी लगता है, बाथरूम उथरूम में, है ना, जो दरवाज़ा वगैरह है उसमें मतलब आपको कुछ लाइट होता है। ट्रांसपेरेंट कब होता है? इम्परवियस टू लाइट होता है। कुछ ऐसा भी ग्लास होता है जहाँ जिधर लाइट ज़्यादा उधर का पार्ट दिखेगा, जिधर लाइट कम उधर का पार्ट नहीं दिखेगा। हाँ, तो जैसे मान लीजिए अगर ये ग्लास है, विंडो ग्लास, तो विंडो ग्लास को ऐसा भी बनाया जाता है, ऐसा भी ग्लास आता है कि जिधर लाइट ज़्यादा होगा उधर का पार्ट दिखेगा। फिर आपका क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट में आपका ये देखिए, बाथरूम का जो डोर्स वगैरह बनाते हैं ग्लास का, तो वो अंदर का पार्ट कुछ भी नहीं दिखता, खाली इतना पता चलता है कोई है ना। तो वो सब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, पार्शियली जो है लाइट को पास कर रहा है अपने मतलब अकॉर्डिंगली अलग अलग तरीके से। ओपेक ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जो कुछ भी पास नहीं होने दे। मेटल्स, वुड, मिरर, ठीक है, लकड़ी, है ना, मेटल्स, तो ये सब नहीं पास होने देगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर लाइट बाउंस बैक हो गया, अगर उसको कोई सरफेस को टकरा करके, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो है सेम मीडियम में होगा, इसको मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए, मीडियम सेम रहना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ क्या है? इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे इंसिडेंट हुआ, एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सारा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ऑल इन द सेम प्लेन। सारा जो है सेम प्लेन में रहेगा, अभी फिगर में देख लीजिएगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल रहेगा। दो लॉ है रिफ्लेक्शन का, देख लीजिए क्या है। इंसिडेंट रे यहाँ आया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहाँ पे इंसिडेंट रे टकराया सब्जेक्ट सबस्टांस को, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अपतित बिंदु, है ना। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गया, बाउंस बैक हो गया, क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट था। क्या था? हाँ, बाउंस बैक हो गया, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इसके ठीक सरफेस के ठीक नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, सारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की बात हो रही है, ये सब एक ही प्लेन में होगा। अब नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है उसको बोलते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे बनाता है इसको बोलते हैं आर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होता है। ये दोनों कौन बताए? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। हाँ, 90 डिग्री पर। नेक्स्ट,
रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में पहले अंतर समझ लीजिए। जब एक्चुअल मीट करके इमेज फॉर्म होगा, एक्चुअली वो मिलेगा, तो उसको बोलते हैं रियल इमेज। ये हमेशा रियल इमेज उल्टा बनता है, ठीक है ना। जैसे हम फिगर देखेंगे अपने आप को तो उल्टा दिखाई दिया तो रियल इमेज है। जैसे इमेज जो है सिनेमा स्क्रीन में जो फॉर्म होता है ना, ये सब जो है हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। रियल इमेज को आप स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकता है, स्क्रीन पे आप इसको ले जा सकते हैं। वर्चुअल इमेज क्या होता है, जब लाइट रे जो है अपीयर हो रहा है, सीम्स हो रहा है कि हाँ मिल रहा है, इधर तो नहीं मिला, हाँ पीछे मिलेगा, अगर ऐसे जाएगा तो ऐसा सीम्स होगा, दिखाई देगा, अपीयर होगा, बट होगा नहीं एक्चुअल। दे आर हमेशा ऑलवेज इरेक्ट, ये हमेशा खड़ा और सीधा रहेगा, उल्टा नहीं रहेगा, है ना। एग्जाम्पल जो है प्लेन मिरर का जो एग्जाम्पल, हमको लगता है कि हाँ हम वहाँ से हैं, लेकिन हम वहाँ से नहीं रहते। प्लेन मिरर में लगता है कि हम उधर से खड़ा हैं, उधर से थोड़ी खड़ा रहते हैं। दीज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन में इसको आप प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। हाँ, नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर से जो भी रिफ्लेक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, ठीक है ना। एक स्फेयर को हम अगर बीचों बीच ऐसे काट दें तो एक ऐसा शेप लेगा और एक ऐसा शेप लेगा, है ना। तो अगर हम इसका इनर फेस को पॉलिश कर दिए, सिल्वर पेंट मार के डार्क पॉलिश कर दिए पूरा, तो ये वाला फेस पे कोई भी बॉडी टकरा के वापस हो जाएगा, क्योंकि इसको ओपेक बना दिए हम, मिरर है इसको ओपेक बना दिए, अंदर से पॉलिश कर दिए डार्क कलर से, ताकि ये पास ना हो जाए लाइट, क्योंकि हम लाइट को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं। तो उसके तरह इसके भी क्या करेंगे हम, बाहर वाला पार्ट को हम पॉलिश कर दिए, अंदर वाला पार्ट को प्लेन ही रखने दिए, ताकि लाइट जो है बाहर ना जा पाए, बाउंस बैक हो, क्योंकि हमको रिफ्लेक्शन पढ़ना है। तो हम क्या किए, पॉलिश कर दिए। तो कनकेव मिरर जो होता है रियल इमेज भी बनाएगा, वर्चुअल इमेज भी बनाएगा। कब कब क्या बनाएगा हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअली ही बनाता है, ठीक है। तो ये कैसा है, कन्वेक्स है। ये कैसा है, कॉन्केव है। कैसे, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तल लेंस, इसको बोलते हैं अवतल लेंस। कन्वेक्स बोले तो देखिए उल्टा, ऐसा इधर से बात हो रही है, ऐसा दिख रहा है, और कनकेव बोले तो सामने से बात हो रही है, तो ठीक है ना। तो कनकेव मिरर जो होता है ज़्यादा हम लोग को पढ़ना है, और लेंस में उल्टा, लेंस में कन्वेक्स लेंस ज़्यादा पढ़ना होगा, कनकेव कम। तो कनकेव मिरर पे ज़्यादा फिगर बनेगा, पढ़ेंगे आगे, देखिए बेसिक से। नेक्स्ट, तो देखिए कुछ टर्म समझ लीजिए कनकेव मिरर का। हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं मिरर के सेंटर पॉइंट, ये मिरर हम कंसीडर किए हैं, अगर इसको हम पूरा मिला देते तो ऐसा फील होता ना, ये स्फेयर का ही पार्ट है एक छोटा सा। तो ये कनकेव मिरर का जो सेंटर पार्ट है, इसको हम लोग पोल बोलते हैं या वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको पोल बोलेंगे या वर्टेक्स बोलेंगे। ये क्या है, ये कनकेव मिरर का ये पार्ट है, ये कनकेव मिरर का सेंटर है ना। तो इस मिरर का सेंटर पॉइंट होता है पोल। अब ये ऐसा फील हो रहा है कि ये पूरा ये क्या है, स्फेयर है, इसका मतलब कि ये स्फेयर का ही एक पार्ट है ये, है ना। अच्छा, इसका हम अगर सेंटर पॉइंट लेंगे स्फेयर का, तो ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, पूरे कर्व का, ठीक है। ये कर्व ही है ना एक जैसे छोटा सा। अब यहाँ से यहाँ हम अगर मिलाएंगे तो फील हो रहा है आपको कि एक रेडियस है, ये सेंटर से जो एग्जिस्ट मतलब सरकमफेरेंस पे हम मिलाते हैं तो रेडियस होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है रेडियस है। अब इसके दोनों का जो सेंटर लेंगे उसको बोलते हैं फोकस या फोकल पॉइंट। और ये जो लाइन जो हम अगर सीधा सीधी यहाँ बनाते पूरा और आगे तक डायमीटर और जो भी है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये आधा पार्ट जो है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, फिगर में एक्यूरेट आधा नहीं दिख रहा लेकिन है आधा, ठीक है ना, डायग्राम स्केल पे नहीं बनाया हुआ ये। तो ये आधा और ये आधा जो होता है फोकल लेंथ कहलाएगा, रेडियस का आधा फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या होता है, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं r/2, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस का आधा, क्योंकि बीचों बीच फोकस उसको डिवाइड किया है। इतना समझ गए। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है समझ गए, जो सेंटर ऑफ द कर्व से जो अलोंग द कर्वेचर जो लाइन जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट,
फोकल पॉइंट देखिए, और फोकस को हम ऐसे भी मतलब डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए तो वो जो जहाँ से क्रॉस करेगा वो फोकस होगा प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो क्या लिखा हुआ है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लेके जा रहे हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे कोई भी रे आप यहाँ से ले जाओ चाहे आगे से ले जाओ, वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे पास करेगा। जिस पॉइंट पे पास करेगा वो फोकस कहलाएगा। तो यहाँ से यहाँ जो होगा फोकल लेंथ होगा, ये टोटल रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है जिसको वर्टेक्स भी बोलते हैं, और ये जो लाइन है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल अगर लाइन हम लेंगे तो रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से पास करेगा। तो फोकस का डिफिनीशन यही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, फोकल प्लेन क्या होता है, कोई भी ऐसा प्लेन जो फोकस के क्रॉस करते हुए जाए। फोकस ये प्लेन है, ये मतलब कार्डबोर्ड ऐसे रखा हुआ है, मान लो जैसे मान लो ये कुछ ऐसा रखा हुआ है जो फोकस पे ऐसे रखा हुआ है, फोकस पे है, ठीक है ना। तो फोकस पे कोई भी प्लेन जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस में हम रख दिए हैं, ठीक है, ऐसे खड़ा। तो ये जो प्लेन होता है इसको बोलते हैं फोकल प्लेन, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो सारा टर्म समझ गए, तो ये फिगर समझ में आ रहा है। ये वर्टेक्स है चाहे पोल है, ये जो लाइन है ये फोकस से पास करेगा पैरेलल टू इंसिडेंट रे, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया फोकल लेंथ। तो जितना पढ़े सारा समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये जो एंगल बनाएगा, एक चीज़ और छूट गया इसमें, सुनिए। ये जो लाइन जो है यहाँ से पास होकर के फोकस से पास होता है, ठीक है। तो जहाँ पे ये टकराता है वहाँ से पास होता है, वो हम अगर सेंटर से वहाँ का लाइन मिलाएंगे ना तो ये नॉर्मल रहेगा, ये नॉर्मल की तरह काम करता है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन है ना ये वाला, ये नॉर्मल कहलाता है। इसका मतलब कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल है। तो यहाँ से अगर सेंटर से ये लाइन पास करेंगे तो जाएगा भी और आ जाएगा सीधा सीधी, क्योंकि नॉर्मल से अगर आप लाइन को पास कराइएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर नॉर्मल से लाइन पास कराइएगा, ये नॉर्मल लाइन है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कभी भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो नॉर्मल होता है। तो ये नॉर्मल है, अगर एरो यहाँ से ऐसे गया तो वापस ऐसे आ भी जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप ऐसे पास करा रहे हैं, मान लीजिए हम ऐसे पास करा रहे हैं ऐसे, ये भी नॉर्मल है, ठीक है। मतलब एरो अगर ऐसे जाएगा तो वापस इसी लाइन में आ भी जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमेशा लाइन नॉर्मल होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, और वो जाएगा तो वापस नहीं आएगा, अरे वापस वही लाइन पे आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो कनकेव मिरर का रूल देखिए यही है, कोई भी इंसिडेंट रे से पैरेलल जो होगा, पहला क्या बोला, पहला ये बोला कि अगर हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई लाइन लेके जाते हैं तो फोकस से पास करेगा। दूसरा क्या बोला, अगर फोकस से कोई लाइन लेके जाते हैं तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। तीसरा क्या बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइन लेके जाते हैं तो वही लाइन से वापस भी आ जाएगा, गया भी वही लाइन से, वापस भी वही लाइन से आ जाएगा। या तो इधर से लो चाहे उधर से लो, ऊपर से चाहे नीचे से। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन अगर लेंगे तो मिरर से टकरा के वही लाइन में आ जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी पर हम सारा इमेज बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब कहाँ कहाँ पॉजिटिव लेना है सिंबल, ये याद रखिए। मिरर के सामने वाला पार्ट, मतलब हमारे तरफ जो सारा लाइन उन खिंचा रहा था, वो अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी रखेंगे तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। और अगर मिरर के पीछे कुछ बन रहा है तो उसको नेगेटिव लेंगे। इमेज कैसा होगा, अगर मिरर के हमारे तरफ इमेज बन रहा है, जो सारा लाइन उन खींच रहे थे जिधर, वो उधर बन रहा है तो उसको पॉजिटिव लेंगे। अगर मिरर के पीछे बन रहा है तो उसको नेगेटिव लेंगे। इमेज को आई से नोट करते हैं। अगर कनकेव है, ठीक है, तो जो आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो है कनकेव होगा तो कन्वर्जिंग होगा, और कन्वेक्स होगा तो क्या होगा, डाइवर्जिंग होगा। हाँ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये, कैपिटल आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर।
तो कुछ भी बोलने पे हाँ नहीं बोलना है। तो ये स्मॉल आर था। स्मॉल एफ क्या होता है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अभी बताए थे ना, फोकस से पोल का दूरी। तो ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हम लोग क्या लेंगे, एक्चुअली ये इमेज डिस्टेंस है और ये मतलब क्या उसको बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना। तो ये कन्वर्जिंग होगा कनकेव में और डाइवर्जिंग होगा कन्वेक्स में। आगे फिगर में पता चल जाएगा जो नहीं समझ में आ रहा। फोकल लेंथ जो है ये भी कन्वर्जिंग होगा और ये डाइवर्जिंग होगा, है ना। और एम क्या है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो होता है इरेक्ट होता है और उल्टा है इसमें। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, अगर इरेक्ट में इमेज में पॉजिटिव लेते हैं और निगेटिव कब लेते हैं? इन्वर्टेड वाले में। लेकिन बाकी कन्वर्जिंग वाले में पॉजिटिव लेते हैं और डाइवर्जिंग वाले में निगेटिव लेते हैं। क्या चीज़? आर और एफ, ठीक है ना। नेक्स्ट साइन कन्वेंशन देखिए सिंपल इसी में डाल दिया गया है। कन्वेक्स मिरर अगर रहेगा तो निगेटिव लेंगे क्योंकि वो उल्टा उधर बनता है हमेशा। आगे समझ में आ जाएगा। कनकेव मिरर में भी कनकेव मिरर रहेगा अगर यू जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है निगेटिव लेंगे, इमेज डिस्टेंस जो होता है पॉजिटिव होता है। अगर वर्चुअल बनेगा तो, है ना, रियल बनेगा तो पॉजिटिव होगा, वर्चुअल बनेगा तो पॉजिटिव होगा, रियल बनेगा तो निगेटिव होगा। फोकल लेंथ जो है रियल बनेगा तो नेगेटिव होगा, वर्चुअल बनेगा तो पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो लेते हैं हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। हाइट ऑफ इमेज जहाँ बनता है वहाँ लेंगे। अभी हम जैसे जैसे बनते जाएगा वहीं पर हम बताते जाएंगे पॉजिटिव निगेटिव, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जैसे मान लीजिए पोल और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखे हैं, तो उस केस में इमेज जो होता है ना पीछे उस साइड बनेगा, मिरर के उस साइड, क्योंकि वो मिलेगा ही नहीं। पोल से जब निकल के जाएगा तो जब एरो इधर जाएगा वापस और एगो फोकस से जाएगा तो मिलेगा ही नहीं कहीं, इस साइड मिलेगा ही नहीं। अगले इमेज, अगले फिगर, अगले स्लाइड में आपको इमेज दिखाएंगे। तो ये जो है इमेज जो है मैग्नीफाइड होगा, बड़ा बनेगा और वर्चुअल बनेगा। एक सिंगल इसी में जो है वर्चुअल बनता है, बाकी कहीं भी वर्चुअल नहीं बनेगा। तो फोकस पे इन्फिनिटी पे बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। सी पे तो सी ए पे बनेगा, वो तो सेम है, पता है आपको, नॉर्मल है तो। और बियॉन्ड सी है तो फोकस, ये दोनों आपस में साझा कर लिया है। ऐसा रहेगा तो तू ऐसा बना देना, ऐसा रहेगा तो तुम ऐसा बना देना, तो क्रॉस कर लेना, समझ रहे। और इन्फिनिटी और फोकस वाला भी साझा कर लिया है। फोकस पे रहेगा तो इन्फिनिटी पे बना देना, इन्फिनिटी पे रहेगा तो फोकस पे बना देना। अब हर एक चीज़ में इमेज क्या होगा, सब में डिमिनिश इमेज होगा, पहला तीन को छोड़ के। वो अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे गए तो इमेज डिमिनिश बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक इमेज जो है मैग्नीफाइड बनेगा और रियल इन्वर्टेड बनेगा। अगर फोकस से भी आगे चले गए तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट फिगर में अब दिखाते हैं सारा। देखिए ये क्या है, इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पे देखिए यहाँ से टकरा के आया, फोकस से क्रॉस किया, यहाँ से टकरा के आया, फोकस से क्रॉस किया, तो इमेज कहाँ बन गया, फोकस पे ही दोनों क्रॉस कर गया। अच्छा, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड पीछे ले रहे हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे लेंगे तो ये फोकस पे गया, पास हो गया। और एगो लाइन तो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये आपको पता ही है। तो दोनों कहाँ टकराया, यहाँ टकराया, तो इमेज कहाँ बना, सी और एफ के बीच में बनाना। तो ये छोटा बनाना, अगर सी के इधर आप कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिएगा कहीं भी तो इमेज छोटा बनेगा, और सी और एफ के बीच में लीजिएगा कहीं भी कुछ भी, चाहे सी पर भी लीजिएगा तो इमेज रियल इन्वर्टेड तो बनेगा लेकिन बड़ा बनेगा। और अगर एफ और पोल के बीच में आ जाके कोई इमेज लीजिएगा तो वो पीछे बनेगा। तो देख लीजिए सारा। अब सी पे लेंगे तो सी ए पे ही बनेगा, क्योंकि सी जो है यहाँ फोकस से गया और ये भी फोकस से गया, तो दोनों जा करके वो एग्जैक्ट एकदम सेम साइज का मिलेगा। ठीक, अगर हम फोकस और सी के बीच में लेंगे ऑब्जेक्ट को तो यहाँ देखिए एक फोकस से पास हो गया और दूसरा सी से पास होता है। तो सी वाला जो हम पास कराए दोनों यहाँ पीछे मिला, सी के पीछे मिला। तो हम बताए ना इधर से इधर लेंगे तो इमेज जो है बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो फिर अब आ जाइए फोकस पे। फोकस पे गए तो एगो फोकस से पास किया, एगो सी से पास किया, दोनों ऐसा पास करेगा कि पैरेलल हो जाएगा, तो इन्फिनिटी पे बनेगा इमेज। और अगर पोल और फोकस के बीच में आ गए हम, ये वाला पोर्शन में पोल और फोकस से बीच में आए, तो उस केस में जो है ना पास ही नहीं करेगा आपका अथी पर। पोल और फोकस के बीच में हम आएंगे तो वो देखिए मतलब क्या उसको बोलते हैं, पैरेलल तो ऐसे जाएगा तो कोई फर्क नहीं है, उससे इमेज बनेगा नहीं। ठीक है ना। तो एक हम क्या करते हैं, सीधे ऑप्टिकल सेंटर से जो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस का पोल से हम निकालेंगे। ठीक, और एक जो है सी है,
दोनों को अगर मिलाएंगे तो इधर तो कभी नहीं मिलेगा, पीछे जाके मिलेगा, तो ये बिहाइंड द इमेज बनेगा। तो सिंपल कंसेप्ट है, सी से पकड़िए, सी है सेम साइज, सी के इधर गए तो साइज कमते जाएगा और सी के इधर गए तो साइज बढ़ते जाएगा इमेज का। तो सी के इधर गए थे हम, ये कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, तो साइज बहुत छोटा हो गया। सी के थोड़ा सा कम गए, साइज और छोटा हो गया। लेकिन हम सी के इधर जाएंगे तो इमेज का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए यहाँ छोटू सा था ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया। सी के फोकस पे गए तो और बड़ा हो गया, इन्फिनिटी पे चला गया, और फोकस से अंदर चले गए तो फिर पीछे बन जाएगा, वर्चुअल इमेज बन जाएगा। तो रियल इन्वर्टेड सब में बनता है, साइज का प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत, लेकिन जब पोल और फोकस के बीच में है तो इमेज बिहाइंड द मिरर मिलेगा, ठीक है ना। और हर एक को बनाने का रूल क्या है, रे को जो है, पहला रे को जो है फोकस से पास कराइए, और दूसरा अगर फोकस से पास करके बन गया तो बन गया, नहीं तो फिर सी से पास कराइए, क्योंकि सी से जो है वो नॉर्मल कहलाता है कोई भी पॉइंट, तो वो सी से जो पास करेगा वो जाएगा और उसी लाइन में, और वापस भी उसी लाइन में जाएगा। तो सी वाला नॉर्मल है, जहाँ कट जाएगा, और अगर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो फोकस से पास करेगा। तो यही कंसेप्ट से बनाइएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। आपको नहीं भी याद रहेगा तो बना के क्वेश्चन लगा सकते हैं, समझ गए। नेक्स्ट, अब बताइए कॉन्वेक्स मिरर का कैसे बनेगा। कॉन्वेक्स मिरर का कहीं भी बनाइए डिमनी से बनेगा और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। तो फोकस पे रहेगा तो इन्फिनिटी पे, मिरर के सामने कहीं भी बनाइए पोल और फोकस तो मिरर के बिहाइंड बनेगा, ठीक है। देख लेते हैं इमेज इसका, तब समझ में आएगा। पहले ये तो समझ में आ गया ना सारा पार्ट। ये मिरर के सेंटर पार्ट को पोल बोलते हैं, उससे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाता है प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, है ना। इसके ये दोनों के सेंटर को फोकस बोलते हैं, है ना। बेसिक टर्म तो समझ गए हैं। नेक्स्ट देखिए अब कौन सा है ये, कन्वेक्स मिरर का फिगर। कन्वेक्स मिरर में हम ऑब्जेक्ट को किधर लेते हैं, राइट साइड में। तो राइट वाला चीज़ पॉजिटिव होता है और ऊपर वाला चीज़ पॉजिटिव होता है, बाकी नीचे वाला निगेटिव और लेफ्ट वाला निगेटिव। ये हमेशा कॉन्सेप्ट चलाना है आपको। तो हम फोकस पे लिए, तो फोकस पे जब हम ले लेंगे तो इसका जो पास कैसे करेगा ये ध्यान रखिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लाइन तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा, ये जान गए आप। जो जाएगा वो आएगा, क्योंकि ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगा, ठीक। दूसरा लाइन क्या है, फोकस पे। फोकस पे हम ऑब्जेक्ट को लिए हैं, तो यहाँ हम लोग जब ऑब्जेक्ट को लेंगे कहीं भी, मतलब यू कहीं भी ले लो, इन्फिनिटी पे कहीं ले लो, तो ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ रे पास कर जाएगा इधर की ओर। ये समझ में आ रहा है। कहीं भी ऑब्जेक्ट को लिए तो ये जो है यहाँ से टकरा करके पैरेलल टू एक्स एक्सिस गया। समझ में आ रहा है ये, इसको समझिए तब उसको समझिएगा। देखिए यहाँ हम ऑब्जेक्ट लिए पोल और कहीं भी पीछे ले लिए, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिए तो ये जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब लिए तो ये टकरा करके बाहर की ओर जाएगा, अंदर की ओर नहीं आएगा, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है। तो कन्वेक्स मिरर है तो टकरा कर बाहर की ओर गया। तो जब बाहर की ओर गया तो उसको हम लोग पीछे की ओर इलाबोरेट करेंगे, पीछे की ओर जो है पीछे की ओर बनाएंगे, और इसको जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाएंगे इधर वाले से, राइट वाले से। तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाना चाहिए, इधर रहे चाहे उधर रहे, हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा। तो और ये जो है फोकस पे जाएगा, इन्फिनिटी वाला लाइन जो है हमेशा फोकस से ही पास होता है। तो ये कहीं भी बाहर चला गया तो फोकस से पास होगा। तो ये जहाँ टकराया इमेज क्या बना, छोटा बना कि नहीं। तो इमेज हमेशा छोटा बनेगा। और पोल और इधर बीच में कहीं भी लीजिएगा तो कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच में, लेकिन बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो क्या हो गया, आपका जो इमेज का साइज छोटा हो गया, भी निगेटिव होगा, क्योंकि क्या हो रहा है हमारा इमेज जो है छोटा बन रहा है, और इमेज जो है वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, ठीक है, और डिमिनिश बनेगा, और पोल और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक। अगला हम लोग क्या करते हैं, पोल और फोकस के नज़दीक वाला ले लेंगे, ठीक है। तो ये वाले में भी वैसा ही कंसेप्ट है, ऊपर गया, ठीक है, एकदम क्लोज डिस्टेंस मिरर के एकदम सटा के, तो ऐसे गया वो बाहर की ओर गया, इसको जो है फोकस से पास कराए, और फिर ये वाला जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया। तो ये कहाँ पे बना, पोल और फोकस के बीच में ही बना। तो हर एक केस में आप देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, अगर इन्फिनिटी है तो फोकस पे बन रहा है, नहीं तो पोल और फोकस के बीच में बनेगा, कहीं भी इमेज ले लो।
तो पोल और फोकस के बीच में बनेगा। तो कैसा बनेगा? वर्चुअल इरेक्ट और अपराइट होगा। इरेक्ट बोले तो अपराइट होता है, ऊपर और खड़ा सीधा, और डिमनीस बनेगा, ठीक है ना। इमेज लगेगा कि लार्जर है, जब नज़दीक होगा तो थोड़ा सा साइज बढ़ गया ना, जितना ज़्यादा नज़दीक आएगा थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट से तो छोटा ही रहेगा, ठीक है। अब इसका देखिए इन्फिनिटी वाला था, ये इन्फिनिटी वाला में क्या था? फोकस पे बन रहा है। देखिए फोकस से कोई लाइन जो है ऐसे क्रॉस हो रहा है, ये वाला लाइन जो ऐसे क्रॉस हो रहा है, तो दोनों इन्फिनिटी से जा रहा है। तो फोकस पे अगर हम कुछ भी लेते हैं तो इन्फिनिटी पे बनता है, और इन्फिनिटी पे लेते हैं तो फोकस पे बनता है, ठीक है। तो आपको टकराएगा नहीं, ये टकरा नहीं रहा है फोकस पे, लेकिन अगर इसको आप एक्सट्रापोलेट करेंगे लाइन को, क्योंकि ये लाइन जो है इन्फिनिटी से ऐसे आ रहा है, ठीक है, पैरेलल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है, तो ये ऐसे की ओर चला गया सीधा। अब इसको हम सीधा सीधी ऐसे ऐसे मिलाए तो यहाँ पे कटा, इसका उल्टा बनता है सब कुछ। इसका लाइन जो है क्या हो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे आया और सीधा चला गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर पैरेलल सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो लाइन है इससे पैरेलल अगर आप रे लीजिएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा ये। तो ये ऐसे आया इन्फिनिटी से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल गया, है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल गया, तो इसको हम एक्सट्रापोलेट करेंगे सीधा, तो जा करके फोकस पे ही कटेगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी वाला लाइन फोकस पे कटता है, ठीक है, बाकी सब लोग पोल फोकस के बीच में। नेक्स्ट, प्लेन मिरर का तो सिंपल है, इंसिडेंट रे आया, ये नॉर्मल था, रिफ्लेक्टेड रे चला गया, दोनों एंगल बराबर, तीनों एक ही प्लेन में, ऑलरेडी बता चुके हैं। ये आपका प्लेन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना, तीनों, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है यही। नेक्स्ट, कनकेव मिरर का यूज क्या होता है? शेविंग ग्लास में, हाँ, फिर व्हीकल के हेडलाइट में, है ना, उसके बाद सर्च लाइट में, है ना, रियर व्यू लाइट में नहीं, हेड लाइट में, ध्यान रखना। ऑप्थाल्मोस्कोप में, जो आँख ऊँख चेक करता है ना डॉक्टर लोग, आँख कान नाक डॉक्टर लोग चेक करता है। सोलर कुकर में, कहाँ कॉन्सनट्रेट करने के लिए एक जगह डिमनिश इमेज बनाएगा ये। और कन्वेक्स मिरर का कहाँ यूज होगा? वही रियर व्यू मिरर में, जो छोटा दिखेगा और एक्चुअल से नज़दीक दिखेगा, है ना। फिर सोडियम रिफ्लेक्टर लाइट में, ठीक है ना। तो कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है और इरेक्ट इमेज बनता है, लेकिन इसमें रियल इमेज बनता है, इन्वर्टर बनता है, सिर्फ पोल फोकस वाला वर्चुअल बनता है। और इसमें क्या होता है, रियल इमेज को आप स्क्रीन पे ले सकते हैं और ये इसको स्क्रीन पे ले सकते हैं वर्चुअल इमेज को, ठीक है ना। तो रियल हमेशा इन्वर्टेड बनता है। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन समझ गए, कोई दिक्कत? रिफ्रैक्शन ये है आपका इंसिडेंट रे। अगर ये नॉर्मल रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, मीडियम अगर चेंज हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हमें क्या पढ़े थे, मीडियम चेंज नहीं हो रहा था, अब हम लोग मीडियम को चेंज कर रहे हैं, लाइट को। सेम मीडियम में सब रिफ्लेक्शन पढ़े हम लोग, अब मीडियम चेंज हो जाएगा तो रिफ्रैक्शन होगा। चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे यहाँ आया, ठीक है, जाना था सीधा लेकिन थोड़ा सा झुक गया, जिधर डेंसर मीडियम आएगा नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन के तरफ झुक जाएगा। अगर डेंसर से रेयरर जाता तो ये नॉर्मल लाइन से दूर भागता है। घनत्व मतलब इसका डेंसिटी ज़्यादा है और इसका डेंसिटी कम है, जैसे ये एयर है, ये लिक्विड है, वाटर है ये। तो डेंसिटी अगर हमारा इधर बढ़ रहा है तो जिधर डेंसिटी बढ़ेगा उधर की ओर झुकेगा ये, ठीक है ना। और अगर इधर से ऐसे अगर हम लाइन बनाना होता हमको, तो हमारा लाइन ऐसे जा कर के किधर जाता, उल्टा भागता। रेयरर मीडियम में क्या होता है, डेंसर से रेयरर जाएंगे तो नॉर्मल से दूर भागेगा, ठीक है ना। एक्चुअली सीधे कंसेप्ट याद रखिए, वो डेंसर मीडियम की तरफ भागेगा। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन क्या होता है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली। मतलब एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में जो लाइट का डायरेक्शन जो चेंज हो गया, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। ये होता है जब स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ना, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है। तो डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम जाएगा ना, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट में डिफरेंट होगा तो डायरेक्शन भी तो बदलेगा,
नेक्स्ट, ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? जिस मीडियम से लाइट पास होता है उस मीडियम को ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल रेयर मीडियम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा रहेगा, डेंसर होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, सिंपल है। नेक्स्ट, कुछ फैक्ट पढ़ लीजिए। जब लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है, जो फिगर दिखाए, तो किधर बेंड करेगा? नॉर्मल की तरफ। लेकिन जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगा तो किधर नॉर्मल से दूर भागेगा। अगर रे जो है नॉर्मली ही जाएगा तो कोई बेंडिंग नहीं होगा, सीधा सीधी पास हो जाएगा। जैसे अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला भी वैसा ही, तो ये सेंटर ऐसे नॉर्मल है तो अगर लाइट ऐसे आ रहा है तो ऐसे ही चला भी जाएगा। ठीक है ना, बेंडिंग वुंडिंग कुछ नहीं होगा, स्ट्रेट जाएगा। नेक्स्ट, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ लीजिए रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तो पढ़ लिए, तीनों लाइन एक ही प्लेन में था और I इक्वल टू R था उसमें। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन में क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल पे, है ना, ये जो है सेम प्लेन में तो होगा। जैसे ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, लाइट यहाँ आया, ये यहाँ पे उल्टा है, ये दूर भाग रहा है ना, इसका मतलब कि ये डेंसर है, ये रेयर है। तो ये I आया दूर भाग गया, तो ये I जो है ये R है, तो यहाँ पर I इक्वल टू R नहीं होगा। रिफ्लेक्शन में I इक्वल टू R होता है। यहाँ पे क्या होगा? साइन I या बटा साइन R जो है एक कांस्टेंट होगा, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो स्नेल्स लॉ, स्नेल साहब बताए थे, जो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कांस्टेंट आता है साइन I बाई साइन R, ये म्यू के बराबर होता है, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। लेकिन सेम प्लेन में होगा, मतलब ये रे और ये रे प्लेन सेम रहेगा। ठीक है, तो प्लेन सेम होगा। हाँ, वो चेंज होगा लेकिन प्लेन चेंज नहीं होगा, सेम प्लेन होगा। तो पहला वाला लॉ जो है रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्लेक्शन हो सेम ही रहेगा, लेकिन दूसरा वाला I इक्वल टू R जो है वो सिर्फ रिफ्लेक्शन में था, इसमें साइन I बाई साइन R इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसको म्यू बोलते हैं, म्यू 1 2 है तो साइन I बाई साइन R, n से भी डिनोट करते हैं। ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको नीचे लिखाएगा, है ना। दो टाइप का होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक मीडियम एयर है तो एब्सोल्यूट बोलेंगे, दो मीडियम है ना, और एक मीडियम, दोनों मीडियम अलग अलग है तो रिलेटिव बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन से होता क्या है? कोई स्टिक है, अगर हम पानी में डालेंगे तो लगेगा कि झुका हुआ है। चाहे कॉइन है, कॉइन को मतलब एक्चुअल में देखिएगा तो लगेगा वहाँ पे है, वहाँ उंगली करिएगा वहाँ दिखने के पकड़ने के लिए तो पकड़ाएगा ही नहीं, मतलब अलग होगा, दूर होगा, मतलब दिखाई देगा जहाँ वहाँ होगा नहीं एक्चुअली। फिर स्टार्स का जो ट्विंकलिंग है, स्टार्स ट्विंकल वो खुद करता नहीं है, वो मीडियम चेंज होने की वजह से हमको लगता है कि अरे यहाँ था अब यहाँ आ गया, अरे यहाँ आ गया, तो लग रहा है ऐसा ट्विंकलिंग हो रहा है, हो नहीं रहा है। ठीक है, सन का जो ओवल शेप है मॉर्निंग और इवनिंग में, सन एक्चुअली तो राउंड रहता है लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग में ओवल शेप होगा, ये रिफ्रैक्शन की वजह से। सुबह सुबह जो है डेंसिटी ज़्यादा रहता है। ऑब्जेक्ट जो है पानी में अंदर रहेंगे तो खड़ा टाइप दिखाई देगा, ऑब्वियस टू बी रेज्ड। पूल जो है जो हमेशा जो है लेस डीप दिखाई देगा, एक्चुअल जितना पूल है डीप उतना पता नहीं चलेगा, उससे कम पता लगेगा। और एडवांस सनराइज और डिले सनसेट, सनराइज जो है 8 मिनट पहले ही हो जाता है और सनसेट 8 मिनट लेट होता है एक्चुअल से। तो ये सब भी रिफ्रैक्शन से हमको दिख रहा है, वैसा हो तो रहा है वहाँ अलग। नेक्स्ट, तो ये सब एग्जाम में आता है, पूछेगा कारण क्या है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? एयर या वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम है, दोनों है ना। एब्सोल्यूट में एक मीडियम एयर है, बता चुके हैं। नेक्स्ट, हाँ वैक्यूम भी रहेगा उसमें। वैक्यूम का स्पेलिंग नहीं, WM, हाँ एक ही सी रहता है लेकिन U डबल होता है। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल होता है डेंसर मीडियम में होता है, जब कोई बॉडी डेंसर से रेयर जाएगा तब इसका फॉलो होता है क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट। ये कब होगा? जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसा हो जाए, ठीक है ना, जिसमें हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्रिटिकल एंगल, लेकिन ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें R जो है 90 हो जाए उसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। फिगर देखिए समझ में आएगा। नेक्स्ट, ये नॉर्मल इंसिडेंट रह गया, चला गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
अगला वाला जो इंसिडेंट रे ऐसा गया कि 90 डिग्री बन गया ना नॉर्मल से आर, तो आर 90 डिग्री जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे बनेगा उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये भी है लेकिन ये क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, क्योंकि इसके बाद अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाइएगा तो ये जो है ना रिफ्रैक्शन ना होकर रिफ्लेक्शन जैसा दिखेगा। समझ में आ रहा बात? समझ में आया ये बात? नॉर्मल रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम हम जा रहे हैं, डेंसर मीडियम से जाएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल झुक के चला गया। अब एंगल को हम और झुकाते जा रहे हैं, अब इतना झुकाए कि ये जो है ना अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाके सीधे ऐसे चला गया, मतलब कटा 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 ऐसे चला गया, और बढ़ाते गए एंगल तो जो जाना था ऐसे, फिर अगला बार ऐसे गया, अगला बार ऐसे गया, फिर ऐसे चला गया। तो जो सीधा नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल बनाया था क्या है? आर है। जो नॉर्मल से एंगल बनाता है रिफ्रैक्टेड सरफेस, उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 डिग्री हो गया जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, मतलब नॉर्मल से ये भी बनाएगा ना, तो ये आई है, तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये 90 हो गया उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस देंगे तो ये जो है झुकते झुकते और इधर झुक जाएगा। हो रहा है रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, लेकिन इतना हम झुकाव इसका दे दिए कि वो रिफ्लेक्शन की तरह दिखने लगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो गया। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब अंदर अंदर ही रिफ्लेक्शन हो गया, मीडियम में ही। तो सेम मीडियम रहेगा तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस देंगे तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, हाँ, फाइबर ऑप्टिक्स इसी कंसेप्ट पर काम करता है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ए डेंसर मीडियम। हमेशा याद रखिएगा ये कब होगा? डेंसर से रेयर मीडियम जाएगा तभी, क्योंकि देखिए नीचे पानी था। तो डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। रेयर मीडियम में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा वो 90 डिग्री आएगा, है ना। क्या हुआ? नेक्स्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस हम क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ले लेंगे, फिगर दिखाए थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ले लेंगे, तब लाइट जो है रिफ्लेक्शन के बजाय रिफ्लेक्ट हो जाएगा, डेंसर मीडियम में आ जाएगा। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया बात? सबसे लास्ट वाला फिगर। नेक्स्ट, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन क्या है? लाइट जो है पहला डेंसर से रेयर जाना चाहिए, डेंसर से रेयर पहले, मतलब नीचे वाला मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। आई जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा चीज़ है, एग्जाम्पल क्या क्या है? टोटल मिराज समझते हैं क्या होता है? कभी कभी धूप में आप जाते हैं तो ऐसा लगता है कि रोड के आगे पानी है, लेकिन जाते हैं तो वहाँ पानी नहीं रहता, यही है, ठीक है ना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वहाँ दिख रहा है पानी है नहीं। फिर है एयर बबल्स, पानी में जो एयर बबल्स का चमकते रहता है थोड़ा। उसके बाद जो है डायमंड ज़्यादा चमकता है, क्योंकि उसके अंदर जो है लाइट आएगा ना, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से वो सब आपस में ही लगेगा कि बहुत ज़्यादा चमकीला है, लेकिन उतना होगा नहीं एक्चुअल में। नेक्स्ट, तो ये सब एग्जाम में आते रहेगा। लेंस, समझ गए? लेंस जो है दो प्रकार का होता है, कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग। मिरर में बताइए किसको कन्वर्जिंग बोलते थे? अपोजिट। कॉनकेव को कन्वर्जिंग बोलते थे और कन्वेक्स को डाइवर्जिंग, है ना। मिरर में उल्टा होता है। नेक्स्ट, साइन कन्वेंशन, कोई भी चीज़ है कहीं भी याद रखिए, इधर पॉजिटिव लेते हैं, राइट साइड पॉजिटिव और ऊपर साइड पॉजिटिव, लेफ्ट निगेटिव, लेफ्ट नीचे की ओर निगेटिव, है ना, यही साइन कन्वेंशन चलेगा। तो यहाँ पर जो है आप कोई एक ही साइड यूज कर रहे थे ना मिरर में, यहाँ दोनों यूज होगा, क्योंकि मिरर लेंस है, लेंस में क्या है? रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन के लिए दो मीडियम जरूरत होता है, रिफ्लेक्शन के लिए एक ही मीडियम था, है ना। तो रिफ्लेक्शन नहीं, अरे रिफ्लेक्शन ना होकर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन के लिए हमको दो मीडियम चाहिए, इसलिए हम लोग इधर भी यूज करेंगे, 1:1:2 यूज करेंगे, है ना। तो ये हमारा क्या है? कन्वेक्स लेंस है, डबल कन्वेक्स, और ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ, फोकस है हमारा, ये दो को फोकस बोलो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया ये, है ना। तो इधर वाला सब कुछ निगेटिव, अगर हाइट ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव, राइट की ओर है तो पॉजिटिव, है ना। सेम चीज़ इसमें भी काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो कन्वेक्स लेंस का जो इमेज बनता है पैरेलल टू जो प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ चल रहा था, तो यहाँ पर जो पोल था,
यहाँ पे जो पोल था, जो सेंटर ऑफ द, इसको क्या बोलते हैं, अपर्चर। ये जो हाइट क्या है, ये अपर्चर ऑफ द लेंस, ठीक है ना। तो अपर्चर, इसी के सेंटर पॉइंट जो है, इसको हम लोग उसमें क्या बोलते थे, वर्टेक्स को पोल। इसमें क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। तो कोई रे जो है, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जा रहा है तो फोकस की जो है मिलेगा बाहर की ओर, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं, बाउंस बैक नहीं हो रहा है, डेविएट होकर के रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो सब जो है फोकस पे मिलेगा। और यहाँ है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, तो इस डाइवर्जिंग है ना, ये कन्वर्जिंग था तो सब कन्वर्ज हो गया एक पॉइंट पे, ये डाइवर्जिंग है तो ये बाहर की ओर फेंकेगा सब, इन्फिनिटी टाइप, है ना। नेक्स्ट, तो लेंस जो है देख लीजिए कितना टाइप का है, 8 प्रकार का है। बाई कॉन्वेक्स हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग ये दोनों पढ़ते हैं, दोनों साइड सेम सेम, बाई, इधर भी कॉन्वेक्स, इधर भी कॉन्वेक्स, इधर भी कॉन्केव, इधर। अंतर क्या है, कॉन्वेक्स लेंस में सेंटर में मोटापा ज़्यादा होगा और कॉन्केव लेंस में सेंटर में मोटापा कम होगा। बहुत बार एग्जाम में आया है, याद रखिएगा। तो ये सेंटर में मोटापा कम होगा। फिर इक्वी कॉन्वेक्स बोले तो सब तरफ से इक्वल है, लेकिन मतलब बाई ही है, लेकिन मतलब ये वाला भी इक्वल है। अगर प्लेनो कॉन्वेक्स है बोले तो एक साइड प्लेन है, दूसरा कॉन्वेक्स है, ठीक है। कॉन्केवो कॉन्वेक्स मतलब एक साइड कॉन्केव है और दूसरा साइड कॉन्वेक्स है, ठीक है। उसी तरह से सेम इसमें भी चलेगा, इक्वी कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव और कन्वेक्सो कॉन्केव, ठीक है ना। तो कॉन्केव है, ये वाला कॉन्वेक्स हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए इसका इमेज कैसे कैसे बनता है। ये वाला कंसेप्ट जो है ना, जो मिरर का है, डिट्टो मैच करेगा। मिरर में देखिए बियॉन्ड 2f था, मैग्नीफाइड था, 2f वहाँ क्या था, सी था ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर था। इन्फिनिटी पे भी हाईली मैग्नीफाइड था, लेंस के एकदम सामने वो भी मैग्नीफाइड था, और सामने वाला जो है वर्चुअल इरेक्ट था। जो इमेज का नेचर और इमेज का साइज जो कॉन्केव मिरर में था वही कॉन्वेक्स लेंस में होगा, ठीक है ना। 2f पे इक्वल साइज था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इक्वल साइज था ना, सेम साइज, रियल इन्वर्टेड इसमें भी था। f और 2f के बीच में था तो साइज थोड़ा कम जाएगा। हम बताए थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आप राइट वर्ड जाइएगा तो इमेज का साइज कमते जाएगा, और लेफ्ट वर्ड जाइएगा तो इमेज का साइज बढ़ते जाएगा। तो वैसा ही इसमें भी है, ठीक है। नेक्स्ट फिगर देख लीजिए। फिगर क्या है, पहला हम लोग इन्फिनिटी पे लिए, तो इन्फिनिटी पे इसमें रे कैसे पास कराते हैं ये ध्यान रखिएगा। एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है, ठीक है। तो एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कराए और दूसरा फोकस से होते हुए यहाँ पैरेलल चला जाएगा, तो दोनों जो है जहाँ पे कटेगा वो इमेज होगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी वाला हमेशा फोकस पे ही मिलेगा, ठीक। इन्फिनिटी वाला फोकस और फोकस वाला इन्फिनिटी आपस में साझा कर लेता है। तो देखिए फोकस वाला ये है, थोड़ा ऊपर कीजिए, तो फोकस वाला ये है, जब फोकस पे ऐसे जाएगा, एक तो ऑप्टिकल सेंटर से आपको निकालना है और दूसरा वाला इससे पास होते जाएगा फोकस से, तो दोनों जो है इन्फिनिटी पीछे हो चाहे मतलब आगे हो, ये इन्फिनिटी इमेज हो गया, ठीक। तो ये दोनों आपस में साझा कर लिया। अब देखिए 2f से ज़्यादा वाला, तो जो 2f से ज़्यादा लेंगे तो ये दोनों के बीच में आएगा, और f और 2f के बीच में लेंगे तो 2f के पीछे आएगा, एक दूसरे का साझा। जैसे देखिए 2f के पीछे लिए तो इमेज कहाँ बना, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कराए और दूसरा पास करके फोकस से पास कराए, जो जहाँ कटा जो है f और 2f के बीच में बना। तो 2f से ज़्यादा लिए तो f और 2f के बीच में बनेगा, और f और 2f के बीच में लेंगे तो 2f से ज़्यादा वाला में बनेगा। देखिए अगर 2f का 2f पे ही बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराए दूसरा फोकस से पास कराए, तो ये जो है 2f पे ही बना, सेम साइज होगा। लेकिन अगर f और 2f पे लेंगे तो देखिए कहाँ बन रहा है, एक फोकस से पास कराए, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कराए, 2f के पीछे बन रहा है। तो ये वाला और ये वाला देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2f के पीछे, बना कहाँ, f और 2f के बीच में। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, f और 2f के बीच में, बना कहाँ, 2f के पीछे। दोनों एक दूसरे का वाइसी वर्सा है। उसी तरह से आपका जो है ये भी वाइसी वर्सा है। कौन सा, फोकस वाला और इन्फिनिटी वाला। फोकस वाला इमेज कहाँ बनाएगा, फोकस वाला इमेज कहाँ बनाएगा, इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी वाला इमेज कहाँ बनाएगा, फोकस पे। तो ये चारों हो गया। अब कभी भी हम बताए थे कि 2f के इधर साइड ऑब्जेक्ट लेंगे तो हमेशा बड़ा इमेज बनेगा, और 2f के इधर साइड ऑब्जेक्ट लेंगे तो हमेशा छोटा बनेगा। लेकिन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस वाला जस्ट अपोजिट होता है।
ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच लीजिएगा तो पीछे इमेज बनता है, क्योंकि ये पास करिएगा तो वर्चुअल यहाँ F पे बनेगा और ये ऑप्टिकल सेंटर इधर तो बनेगा नहीं, क्योंकि बड़ा जा रहा है तो इसको पीछे की ओर बनेगा, बड़ा बनेगा, ये वर्चुअल बनेगा। तो पोल और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस वाला बिल्कुल ही अलग बिहेव करता है ना। तो बाकी साइज जो है आप नहीं भी याद रखिएगा तो ऐसे ही याद होगा। अब बताते हैं कब कहाँ यूज होता है, यूज भी याद रखना है आपको, ठीक है। टेलीस्कोप के यूज में हम इन्फिनिटी वाला यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी रखते हैं। कैमरा में चाहे आँख में ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है हमारा, फोकस मतलब 2f के पीछे। हम लोग आँख से और कैमरा से देखते हैं तो एक्चुअली जो जितना देखते हैं उससे छोटा दिखता है, क्योंकि देखिए हम 2f के पीछे वाला है, ये छोटा इमेज बन रहा है। उसके बाद जो फोटोकॉपी मशीन जो है बिल्कुल सेम साइज जो निकालता है वो 2f पे यूज करके निकालता है, फोटोकॉपी मशीन वाला। हाँ, फिर जो प्रोजेक्टर हम लोग अभी देख रहे हैं ना, प्रोजेक्टर, तो ये क्या कर रहा है, फोटोग्राफ को बड़ा कर रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है, f और 2f के बीच लेकर के कर रहा है ताकि बियॉन्ड 2f बन के इमेज को बड़ा करेगा। इसको हम स्क्रीन पे ला रहे हैं, इसका मतलब रियल इन्वर्टेड इमेज बनाएंगे तभी ना स्क्रीन पे आएगा। तो प्रोजेक्टर हमेशा कहाँ यूज करता है, f और 2f के बीच लेकर के बड़ा इमेज बनाता है। लेकिन कैमरा कहाँ यूज करता है, छोटा इमेज बनाता है बियॉन्ड 2f ऑब्जेक्ट यूज करके, ठीक है। अगर इन्फिनिटी वाला है तो ये कौन सा होगा, स्पॉटलाइट, चाहे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जो लेजर उजर है, लेजर वगैरह है ना। और ये जो है सब जो पीछे जो बनता है वो मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास ये कंसेप्ट यूज करके बनता है। तो यूज भी आपका समझ में आ गया। नेक्स्ट, तो इन फ्रंट ऑफ द लेंस वाला ये आ जाइए। अभी कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर बिल्कुल सेम है माइंडसेट में, इमेज का मामले में। तो अब आ जाइए कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर सेम होगा, है ना, इसका ठीक उल्टा वाला। तो ये उसका क्या था, कहीं भी रखिए, इन्फिनिटी पे रखिएगा तो फोकस, बाकी कहीं भी रखिएगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा लेकिन डिमिनिश बजेगा। देख लीजिए कैसे, फिगर देख लीजिए। देखिए फोकस वाला जो है इन्फिनिटी पे है ना, इधर से लगाइए, चाहे इन्फिनिटी वाला जो है इसे पैरेलल, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर ही चला जाएगा, ठीक। तो कहीं भी जो है इमेज कहाँ बनेगा, इधर साइड बनेगा। इसको अगर हम मिलाते ऑप्टिकल सेंटर से एगो लेके आते हैं ऐसे, कहाँ कटता है, यहाँ पे कटता है ना। तो हमेशा इधर ही साइड कटेगा, उधर नहीं कटेगा, क्योंकि उधर तो रे डाइवर्ज हो जा रहा है। तो कभी भी इमेज बनाने के लिए क्या करोगे, ऑप्टिकल सेंटर से लाइन यहाँ मिलाएंगे, है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइन मिलाएंगे तो जहाँ कटेगा वो इमेज बनेगा, ठीक। सॉरी, इधर मिला रहे थे ऐसे, है ना। नेक्स्ट, तो कॉनकेव मिरर में U निगेटिव होता है, V निगेटिव होता है, रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा तो, क्योंकि सब कुछ क्या हो रहा था, इधर ही बन जा रहा था। तो लेफ्ट साइड वाला हम निगेटिव ही लेंगे ना। लेकिन जब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो कब पीछे बिहाइंड द मिरर बनता है। तो बिहाइंड द मिरर तो राइट साइड बनेगा ना। मिरर में, मिरर याद करो, मिरर में हम लोग सब कुछ क्या बन रहा था, इधर ही इमेज बन रहा था, रियल इन्वर्टेड वाला। वर्चुअल वाला राइट साइड बन रहा था तो वो पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ जो है इसी पे U पे ही डिपेंड करता है। तो फोकल लेंथ जो होगा, R क्या होता है, इसका दुगना होता है। तो ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव। तो मिरर में कभी सारा कुछ निगेटिव, खाली एक वर्चुअल वाला केस में पॉजिटिव। समझ में आ रहा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ऊपर लेते हैं हम लोग तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक। और हाइट ऑफ मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन का। या फिर -v/u, मिरर में माइनस लगता है लेंस, तो ये -v/u कब होगा, मिरर में। तो ये v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो v 1/f = 1/v + 1/u मिरर का फॉर्मूला होता है। ये प्लस का भी यूज करेंगे मिरर में, माइनस का भी यूज करेंगे लेंस में। उसी तरह से यहाँ माइनस का भी यूज करेंगे मिरर में, और यहाँ प्लस का भी यूज करेंगे लेंस में। तो लेंस में पलट जाता है, देखो लेंस में ये प्लस माइनस हो जाता है, ये माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ देखो दिख रहा। तो मैग्नीफिकेशन जो है -v/u होता है मिरर में, लेकिन लेंस में मैग्नीफिकेशन क्या होता है, +v/u। और 1/f = 1/v + 1/u होता है मिरर में, लेकिन लेंस में 1/f = 1/v - 1/u होता है। समझ में आ रहा बात।
तो ये याद रखना है। और लेंस में हमेशा कुछ भी हो, खाली एक के केस में निगेटिव जाएगा, मतलब क्या उसको बोलते हैं, वर्चुअल वाले केस में, कनकेव में सब निगेटिव होगा। ठीक, खाली देखिए वर्चुअल इरेक्ट इमेज जो है, हाइट ऑफ इमेज तो भाई पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर की ओर बनेगा। तो ये याद करने का ज़रूरत नहीं है, तुम फिगर में देख सकते हो ना, जो लेफ्ट साइड है वो निगेटिव, जो ऊपर है वो पॉजिटिव, जो राइट साइड है वो पॉजिटिव, जो लेफ्ट साइड है वो निगेटिव, जो डाउनवर्ड है वो निगेटिव। तो फिगर में बना के बता सकते हो ना कि कौन, मतलब उसका यू भी समझते हो ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, भी इमेज का डिस्टेंस, फोकल लेंथ, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर का दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर का दूरी, हाइट ऑफ इमेज, जो इमेज जहाँ बना उसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, मैग्नीफिकेशन होता है V/U, चाहे हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी लेंस हो चाहे मिरर हो, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर डिस्टेंस पे लेना है तो यहाँ पे -V/U होगा, यहाँ पे +V/U होगा। समझ गए? नेक्स्ट, पावर। लेंस का पावर जो होता है ये क्या बताता है कि कितना वो उसका डिग्री है, वो कितना डाइवर्ज कर सकता है चाहे कन्वर्ज कर सकता है। जिस प्रकार का लेंस है, जैसे कनकेव लेंस है तो उसका डाइवर्जेंस डिग्री बताएगा, कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्जेंस डिग्री बताएगा, है ना। तो वो बताता है। ये क्या होता है 1/f, फोकल लेंथ का मतलब पावर P = क्या होगा 1/f। तो 1/f फोकल लेंथ क्या चीज़ में रहता है, मीटर में, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। लेकिन इसको जो टेक्निकली जो आप जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं उसको यूनिट क्या यूज करते हैं, डायोप्टर। 1 मीटर इनवर्स को डायोप्टर बोलते हैं। तो P = क्या होता है 1/f। तो हमेशा कन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव होगा और कनकेव लेंस का पावर हमेशा निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, राइट साइड लेते हैं ना सब कुछ। ये जो रे आता है पास होके ऐसे जाता है तो राइट साइड लेते हैं, और कनकेव लेंस वाला नीचे इधर इमेज बन रहा है ना, तो सब लेफ्ट साइड लेते हैं, तो फोकल लेंथ निगेटिव होता है इसका। तो कॉनकेव वाला निगेटिव, कॉन्वेक्स वाला पॉजिटिव। अगर नंबर ऑफ लेंस अगर हम क्लोज कॉन्टैक्ट में लगा दिए तो रिजल्टेंट पावर सबको खाली जोड़ देना है, कुछ अलग से फॉर्मूला नहीं लगाना है, सब पावर जोड़ देंगे, ठीक है ना। बहुत सारा लेंस रहा था। नेक्स्ट, ये क्या है, प्रिज्म। इसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये है इंसिडेंट रे, ठीक। ये है इमर्जेंट रे, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे प्रिज्म के जो लाइट से पास करता है तो 7 कलर में निकलता है। तो जो 7 कलर जो है डिस्पर्स हो गया, फैल गया, स्कैटर हो गया, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। मतलब वाइट लाइट जो है 7 कलर में निकल गया डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से। प्रिज्म में ऐसा होता है, ठीक। तो कैसा होगा, विबग्योर याद है, हाँ, तो भी नीचे रहेगा, ये भूलना मत, क्योंकि उसका वेवलेंथ जो है ज़्यादा होता है रेड का, और भी का वेवलेंथ कम होता है। तो जो वेवलेंथ कम होगा वो सबसे नीचे जाएगा। नेक्स्ट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट ऑन पासिंग थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे एक प्रिज्म है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से अगर हम पास करेंगे तो वाइट लाइट जो टूट जाना है ना। ये पैटर्न को हम लोग स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो सबसे मैक्सिमम डेविएशन किस में होगा, वायलेट में, और रेड में मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि वायलेट का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, वेवलेंथ कम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, रेनबो क्या होता है, जो 7 कलर दिखता है ना बारिश होने के बाद, हाँ, स्काई में डिस्पर्सन होता है सनलाइट का रेन ड्रॉप्स के द्वारा, बारिश होने के बाद ही दिखता है। क्यों? कि रेन ड्रॉप की वजह से जो लाइट पास हो गया, सनलाइट आ गया उसके बाद, तो वो 7 कलर में दिखेगा डिस्पर्सन की वजह से। तो ये रेनबो बनाता है। ये हमेशा कब होगा, सन के अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा आपको, जिधर सनलाइट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। रेनबो के लिए कंडीशन क्या है, एक तो रेन ड्रॉप होना जरूरी है, ड्रिजलिंग मतलब छोटा बारिश होना जरूरी है, हल्का बारिश, और दूसरा सनरे भी, उसके बाद उजाला भी आना चाहिए, मतलब सनलाइट आना चाहिए। दोनों कंडीशन होगा तभी रेनबो आएगा। नेक्स्ट, स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वायलेट का होगा और मिनिमम रेड का होगा, अभी बता दिए। सबसे ज़्यादा डेविएट वायलेट होगा ना, क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। ब्लू कलर जो होता है हमको स्काई का दिखाई देता है, वायलेट क्यों नहीं दिखाई देता है? एक्चुअली तो जिसका सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग है वही दिखाई देना चाहिए वायलेट, लेकिन हमको ब्लू क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमारा आँख का जो परसेप्शन है ना,
वो वायलेट से उतना बढ़िया नहीं है जितना ब्लू से है, इसलिए हमको ब्लू दिखता है। ठीक है ना, हमारा आँख का प्रॉब्लम है, वो आँख का दोष है वो, इसलिए ब्लू दिखेगा। सनराइज और सनसेट में सन जो है रेड क्यों दिखता है? ज़्यादा वेवलेंथ ट्रेवल करता है वो, है ना, और बहुत पहले भी दिखता है, 8 मिनट पहले ही दिख जाएगा, सनराइज हुआ भी नहीं, रिफ्रैक्शन की वजह से। वो पहले और बाद वाला किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। और ये लाल कलर किसकी वजह से? स्कैटरिंग की वजह से। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, वाइट लाइट आया, रेन ड्रॉप में 7 कलर में बट गया और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके देखिए, जिधर से लाइट आया उसके अपोजिट साइड दिख रहा है, गया था इसे, आया इसे, तो हमेशा अपोजिट साइड दिखेगा। ठीक है ना। तो रेड इसमें क्या होगा? इसमें रेड नीचे हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो स्कैटरिंग को हम लोग जो पढ़े थे ना, ब्लू कलर का स्काई होता है स्कैटरिंग की वजह से, यही साहब बताए थे। रेले सन से जब रे आता है तो 7 कलर में दिख जाता है, हमको ब्लू दिखता है, अर्थ को लाल पहुंच जाता है, आसमान में ब्लू खाली बचता है। तो ये ब्लू पार्ट जो है हमको दिखाई देता है एटमॉस्फेयर में। ये रेले साहब बताए थे। ये बताए थे कि जो स्कैटरिंग है 1/λ के पावर 4 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्कैटरिंग। मतलब वेवलेंथ अगर बढ़ेगा तो उसका स्कैटरिंग सबसे कम होगा। इसलिए हमारा जो है वायलेट वाला स्कैटरिंग ज़्यादा होना चाहिए, रेड वाला कम होना चाहिए। इसलिए रेड वाला सीधे स्कैटर नहीं करके सीधे पास कर गया, लेकिन बाकी सब स्कैटर कर गया जिसका वेवलेंथ कम था। लेकिन हमारा आँख को तो ब्लू ज़्यादा दिखता है वायलेट के कंपेरिजन में, इसलिए ब्लू दिख रहा है। तो लैम्डा के पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्कैटरिंग। ये भी पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट ये क्या है बताइए? रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल आपको बताए थे ना, दिखना चाहिए था यहाँ लेकिन दिखाई देगा यहाँ, रिफ्रैक्शन की वजह से। जो बताए थे ना कि वो पेंसिल खड़ा दिखेगा या फिर कॉइन्स थोड़ा सा उठा दिखेगा, रेज्ड दिखेगा, तो रिफ्रैक्शन की वजह से। हाँ, एक्चुअली जो है वो मतलब आँख को यहाँ पे दिख रहा है लेकिन है यहाँ पे ऐसा आँख को यहाँ दिख रहा है लेकिन एक्चुअली है यहाँ पे वो ऐसा। मतलब प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? यहाँ जब रे आ रहा है तो डेविएट हो जा रहा है, मैंने रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है ना। नेक्स्ट ये क्या है बताइए? टिंडल इफेक्ट कोलाइडल सॉल्यूशन देता है। ठीक है ना। कोलाइडल सस्पेंशन भी देता है लेकिन कोलाइडल मैक्सिमम देता है। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जो इन दोनों के साइज से बीचों बीच साइज है। जो सबसे छोटा साइज रहेगा पार्टिकल्स का उसको बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन। वो आँख से दिखाई नहीं देगा, जैसे पानी के अंदर क्या है आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन मिल्क जो सॉल्यूशन सस्पेंशन क्या हो रहा है, जिसका इम्प्योरिटी आपको सीधे नीचे दिखाई देगा, विजिबल है ना। आटा, फ्लोर एंड वाटर, आटा और पानी दिखाई देगा, तो जिसका साइज ज़्यादा है। अब ये दोनों के बीच वाला साइज होता है कोलाइडल, जैसे मिल्क है, इमल्सन है ना। तो ये दोनों बीच वाला कोलाइडल होता है। ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन से अगर आप लाइट को पास करिएगा तो स्कैटर करेगा। ठीक है, लाइट को स्कैटरिंग करेगा पार्टिकल्स। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होगा वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। कोलाइडल भी करता है, सस्पेंशन भी करता है, कोलाइडल ज़्यादा करता है, ये नहीं करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए दिखा रहा है, कोलाइडल से पास करे तो एकदम उसका पार्टिकल पूरा दिख रहा है। ये समझ गए ना? इमेज कौन सा मिरर है ये? हाँ, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स है, जिसका अंदर का पार्ट ही पॉलिश मारा रहे वो कॉन्वेक्स है। जिसका बाहर का पार्ट पॉलिश मारा रहे वो कॉनकेव है, जैसे वो ऐसे बनेगा वो। ठीक है ना। कौन सा मिरर है ये? कॉन्वेक्स। तो इसका इमेज याद रखिएगा, बैक कीजिए, याद रखिएगा कहाँ कहाँ क्या बनता है। हमेशा इमेज कहाँ बन रहा है? बिहाइंड द मिरर के पीछे। ये सब कुछ निगेटिव क्यों ले रहे थे हम लोग? क्योंकि लेफ्ट साइड वाला हो रहा था, राइट साइड में होगा तो पॉजिटिव लेंगे। आई लास्ट टॉपिक है। ठीक है। आई क्या होता है? आई में कन्वेक्स लेंस होता है, ये मालूम है ना आपको? हमारा आई डबल कॉन्वेक्स लेंस है ना। कॉन्वेक्स लेंस है, ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, रेटिना पे बनता है इमेज यहाँ। ठीक है। दो तरह का विजन होता है, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स क्या शो करता है? इंटेंसिटी, और कोन्स कलर।
रॉड्स जो है लाइट का इंटेंसिटी जैसा रहेगा उसके हिसाब से एडजस्ट करके बताएगा, और कोन्स कलर बताएगा। तो कोन्स जो है रिस्पॉन्डेड टू कलर्स, रॉड्स रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी, है ना। तो हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना है 25 सेंटीमीटर, उतना हमको मिनिमम दिखाई देता है। ह्यूमन आई में क्या रहता है, कन्वेक्स लेंस और इंटेंसिटी कलर्स। अच्छा कल ही हो गया। नेक्स्ट ये है हमारा आँख, ये सबसे लास्ट वाला पार्ट है रेटिना, तो यहाँ से ब्रेन कनेक्टेड है तो इसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ये जो लिक्विड है इसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर, है ना। और ये जो लेंस है, लेंस के जस्ट बगल वाला मसल जिस लेंस के सपोर्ट में, इसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। जिसका कमज़ोर हो जाएगा ना उसको सिलिंड्रिकली दिखने लगेगा, मतलब एस्टिग्मेटिज्म होगा, आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो ये लेंस हो गया जो क्रिस्टलाइन होता है। और इधर वाला जो लिक्विड है, बड़ा वाला लिक्विड तो है विट्रियस ह्यूमर। पहले ए आता है कि पहले भी ए, तो जो छोटा वाला है वो एक्वस होगा, बड़ा वाला विट्रस होगा। ये बड़ा कब बनेगा आदमी, बचपन में थोड़ी बड़ा बनता है, तो बाद में आएगा ये। तो विट्रस ह्यूमर बड़ा वाला, और छोटा वाला लिक्विड जो है वो ये वाला लिक्विड वाइट पार्ट एक्वस ह्यूमर, ठीक है। अब देखो आँख के अंदर जो है प्यूपिल और आइरिस, काला काला पार्ट दिखता है गोला गोला आँख में, तो जो काला काला है वो प्यूपिल है, और जो उजला उजला है जो दिखता है हम लोग को उजला उजला वाला आइरिस है, ठीक। और कॉर्निया क्या होता है, जहाँ से रे निकल वो होता है, ठीक है, मतलब झिल्ली, मतलब काला वाला के बाद भी वो छोटा काला होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट डिफेक्ट्स क्या होता है आई में। पहला होता है ह्यूमन आई, मायोपिया। मायोपिया क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस, नज़दीक का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। ये लेस नहीं है, नेस है। नेस मतलब दूरे नज़दीके वाला दिख रहा है उसको, दूर वाला नहीं दिख रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। शॉर्ट साइटेडनेस करने का मतलब दिख रहा है शॉर्ट वाला, ठीक है। चाहे नियर साइटेडनेस होना, नियर वाला उसको दिख रहा है, ये कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, देख रहा है वो, कांट सी ऑब्जेक्ट, दूर वाला नहीं देख रहा है, ठीक है ना। तो देखिए छोटा नाम है तो छोटा वाला चीज़ देखेगा ये। हाइपरमेट्रोपिया बड़ा नाम है, बड़ा वाला देखेगा वो। काउजेज क्या है इसका, आई बॉल बड़ा हो जाएगा या फिर फोकल लेंथ उसका छोटा हो जाए, ठीक, दो वजह से। रेमेडी क्या है, डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे तब ना फिर दूर 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 वाला भी दिखाएगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए मायोपिक आई में इमेज कहाँ बन रहा है, देखिए बनना चाहिए रेटिना पे, लेकिन कहाँ बना इमेज, पहले ही बन गया है ना। तो पहले ही बन गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस लगाएंगे ताकि डाइवर्ज हो जाए, थोड़ा दूर जाए। तो देखिए यहाँ इमेज यहीं पे बन गया, बनना चाहिए रेटिना पे, यहाँ रेटिना हमारा यहाँ है ना, तो यहाँ बनना चाहिए लेकिन बन गया यहीं। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस आगे में लगाएंगे, थोड़ा डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करके फिर रेटिना पे बनाएगा। वो डॉक्टर बताएगा कि कितना पावर के लगाएंगे कि यहीं पे बने जाके, ठीक है ना। तो ये कौन सा हुआ, मायोपिया, दूर वाला जो नहीं दिख रहा था उसको दिखा देगा। नेक्स्ट हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, फार साइटेडनेस, मतलब दूर वाला दिखेगा इसमें, है ना, नज़दीक का खराब रहेगा। इसका कारण क्या है, आई बॉल छोटा हो जा रहा है। उसमें आई बॉल क्या हुआ था, बड़ा हो गया था मायोपिया में, इसमें आई बॉल छोटा हो गया, इसलिए दूर और नज़दीक वाला नहीं दिख रहा है। आई बॉल जो होगा वही नहीं दिखेगा, समझ में आ रहा है। आई बॉल क्या हुआ था उसमें, बड़ा हो गया था, बड़ा वाला नहीं दिखेगा। आई बॉल क्या हुआ इसमें, वो नज़दीक वाला नहीं दिखेगा, ठीक है। ये जो है फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, इसलिए रेमेडी है क्या, कन्वर्जिंग लेंस लगाइए। वो बाहर भाग रहा है, देखिए फिगर में क्या दिख रहा है, शुरुआत में जो कि रेटिना के भी बाहर भाग रहा है इमेज, तो उसको रेटिना पे लाना है तो कन्वेक्स लेंस लगाइए, रेटिना पे आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रेस बायोपिया, जो बूढ़ा लोग होता है ना उसको दोनों प्रॉब्लम होता है, मतलब उसको नज़दीकों को नहीं दिखता है ठीक से, दूर का भी नहीं दिखता है, इसको बाईफोकल लेंस लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हाँ, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, ओल्ड एज, एक्चुअली उसको हाइपरमेट्रोपिया प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उसको नज़दीक का नहीं दिख रहा। और दूर का जो 25 सेंटीमीटर वाला जो हमारा लीस्ट डिस्टेंस दिखना चाहिए उसका भी थोड़ा बहुत ओल्ड एज का इफेक्ट आएगा। तो क्या होता है, सिलियरी मसल्स कमज़ोर हो जाता है उनका, तो सिलियरी मसल्स कमज़ोर होने की वजह से प्रेस बायोपिया होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है पावर जो है, मतलब पावर का जो एकोमोडेशन होता है
मतलब फोकल लेंथ का एकोमोडेशन कर पाना इसमें डिफ़िकल्ट हो जाता है, लॉस कर जाता है, तो नियर बाई भी और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दोनों को ठीक से नहीं देख पाता है। तो ऐसे लोग में बाई फोकल लेंस लगाते हैं, देखते होंगे नॉर्मल वाला जो है वो दूर वाला दिखाने के लिए रहता है, और यहाँ पे वो कटर ऐसा कटा कटा रहता है, तो वो नज़दीक के लिए रहता है कि पढ़ने समय नज़दीक वाला ई वाला काम कर जाए, तो उसमें दोनों लगा रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए प्रेस बायोपिया में क्या हो रहा है, इमेज एक्चुअली उसको फिगर हाइपरमेट्रोपिया ही है, मतलब इमेज वाला जो देखेगा वो इमेज उसको हाइपरमेट्रोपिया वाला ही प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन सिलियरी मसल्स कमज़ोर है, ये भी कमज़ोर है इसका, ये जो पकड़े हुए है ना लेंस को पकड़े रहता ना सिलियरी मसल, उसका कमज़ोर हो गया है, तो इसलिए उसको जो है दोनों लगा कर, एक तो कन्वेक्स लेंस लगाना ही पड़ेगा वहाँ पे लाने के लिए, और साथ साथ थोड़ा सा कनकेव भी लगाना पड़ेगा इस सिलियरी मसल्स को थोड़ा इफेक्ट देने के लिए, ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट लेंस जो इसमें जो है हार्ड हो गया है लेंस, ठीक है, शेप को चेंज नहीं कर पा रहा है लेंस का, तो लेंस का शेप चेंज करने के लिए कनकेव भी लगाना पड़ता है। तो इसका लेंस जो है ना, जैसे अपना आँख जो है ना, जब डीम लाइट होगा तो आँख देखिए छोटा हो जाता है, लाइट ज़्यादा होता है तो आँख बड़ा हो जाता है, उस तरह से जब होता है ना लाइट का इंटेंसिटी के हिसाब से अपना सिलियरी मसल एडजस्ट करके आँख जो लेंस का साइज है ना छोटा बड़ा कर देता है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। तो आँख का जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो सिलियरी मसल्स पर डिपेंड करता है, तो बुढ़ापा में सिलियरी मसल्स कमज़ोर हो गया तो पावर ऑफ एकोमोडेशन ख़राब हो जाएगा, तो उस केस में हाइपरमेट्रोपिया प्रॉब्लम तो उसको है, ठीक है, और साथ में उसको मायोपिया प्रॉब्लम भी हो जा रहा है क्योंकि एकोमोडेट नहीं कर पा रहा है 25 सेंटीमीटर वाला प्रॉब्लम, तो इसलिए इसको दोनों लगेगा। नेक्स्ट स्टिग्मेटिज्म। स्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, आँख लेंस आपका जो आँख जो है गोला होता है, एक्चुअली नॉर्मल आई स्फेरिकल होता है, लेकिन जिसको स्टिग्मेटिज्म है वो उसको देखो इलिप्टिकल दिख रहा है, टेढ़ा, थोड़ा सा शेप चेंज हो गया कि नहीं ये, तो जो आउटर वाला जो उसका सर्किल है उसका शेप चेंज हो गया थोड़ा सा, इसको ठीक करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस लगाना पड़ेगा। उसमें दिखता कैसा है देखो दिखाते हैं। नेक्स्ट मायोपिया तो समझ गए, मायोपिया में कनकेव लेंस लगाएंगे, इमेज जो है ठीक हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखो मायोपिया में देखो नज़दीके में बन जा रहा था इमेज, इसमें रेटिना में बनाने के लिए कनकेव लेंस लगा दिए। हाइपरमेट्रोपिया में जो है दूर भाग रहा था इमेज, और इसको रेटिना पे बनाने के लिए कन्वेक्स लेंस लगा दिए। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, सिलिंड्रिकल लेंस लगाता है, एक्चुअली में ये जो है कन्वेक्सो कॉनकेव सिलिंड्रिकल लेंस लगता है, तो उसमें जो है इमेज जो है दूर भाग रहा था तो नज़दीक आ जाता है और इसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। दूसरा चीज़ क्या है, इमेज इसमें कैसा दिखेगा, प्रॉब्लम क्या हुआ था जो ऐसा किए, इसमें जो प्रॉब्लम होता है वो टेढ़ा दिखता है, आदमी सीधा था, यहाँ भी आदमी सीधा है, भले उल्टा है, रियल इन्वर्टेड बनता ना, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा, टेढ़ा हो गया। मतलब आप चार गो ऐसे लाइन है ना तो पता नहीं चल पाएगा कि चारों लाइन मतलब एकदम क्लोजली स्पेस लाइन है ना ऐसे, तो आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। तो एस्टिग्मेटिज्म में आपको क्या प्रॉब्लम होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्रॉब्लम होता है, ये वाला प्रॉब्लम होता है। तो ज़्यादातर जो पढ़ाक लोग होता है इसको ये प्रॉब्लम होता है, तो उस केस में सिलिंड्रिकल लेंस लगाना पड़ता है कन्वेक्सो कॉनकेव, तो वो जा करके फिर सीधा दिखेगा, डिग्री देना पड़ता है 90 डिग्री 80 डिग्री तब दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये आप समझ गए इंसिडेंट रे, और ये सबसे लास्ट वाला इमर्जेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, क्या है ये, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, 7 कलर में जो बट गया था। नेक्स्ट, हमको ग्लास का क्यों ज़रूरत होता है बताइए, बराबर दिखने के लिए। तो प्रॉब्लम क्या क्या होता है, पहले आँख का पार्ट समझ लीजिए, प्यूपिल का काम क्या है, आइरिस का काम क्या है, जब लाइट का वो होगा कम ज़्यादा होगा तो ये एडजस्ट करेगा। सिलियरी मसल्स बताए वो लेंस के एकोमोडेशन को एडजस्ट करता है ना। उसके बाद कॉर्निया का काम क्या है, कोई भी लाइट जो एंट्री मारेगा, आँख का ऑप्टिकल पावर कॉर्निया पे ही डिपेंड करता है। बुढ़ापा में जो आदमी ऑपरेशन कराता है ना झिल्ली का, उसमें ये भी डिस्टर्ब होता है कॉर्निया, तो जहाँ से लाइट इंटर मारता है वो कॉर्निया होता है, ठीक।
ऑप्टिकल नर्व जो है ये क्या बोलता है, जो आदमी देखता है वो मैसेज ले जाता है ब्रेन को, ठीक। रेटिना क्या होता है, इसमें रॉड्स और कोन्स होता है, कलर्स और इंटेंसिटी बता करके यहीं पर इमेज बनाएगा, है ना। और स्क्लेरा क्या होता है, स्क्लेरा जो है सबसे आउटर लेयर जो है ना वाइट वाला, इसको बोलते हैं, ये सिर्फ कुछ नहीं है, आँख का एक प्रोटेक्टिव लेयर है। क्या है, आँख का प्रोटेक्टिव लेयर है ये। आँख को बचाने के लिए एक लेयर होना ना, जैसे आप कुछ होता है तो ऑटोमेटिक आँख बंद हो जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ कीड़ा उड़ा घुसने लगेगा तो ऑटोमेटिक आपका बंद हो जाएगा, स्टिमुलाई रिस्पॉन्ड करता है। वो कौन करता है, प्यूपिल, ठीक है। तो उसी में आप प्रॉब्लम पढ़े थे ना, एस्टिग्मेटिज्म पढ़े, मायोपिया पढ़े, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ लिए सारा, है ना। नेक्स्ट, हमारा आँख जो है विजुअल लाइट को देख पाता है, बाकी ये नहीं देख पाता है। अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बताइए, बढ़ रहा है कि घट रहा है? नहीं, नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ रहा है। हाँ, तो वेवलेंथ बढ़ रहा है, क्योंकि ये देखिए कॉमन सेंस से पकड़िए, नीचे हमारा कौन सा है, ब्लू, इसका वेवलेंथ कम होता है 400 नैनोमीटर। विबग्योर, VIBGYOR 50-50 अप्रोक्स बढ़ता है, 400, 450, 500, 550, 600, 700। तो ये याद रखिएगा, ऊपर वाला याद रखिएगा 700 और नीचे वाला 400, और एवरेज 50 का बढ़ेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे है, ठीक है ना। तो पहला वाला में 100 का डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट 50-50 का लेके याद दीजिए, अगर नहीं भी याद हो रहा है तो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 400 लेके 700 क्या ही है, नैनोमीटर, ये इसका क्या है, वेवलेंथ है। नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक है, थोड़ा देख लीजिए अच्छे से। तो ये तो विबग्योर वाला समझ गए। ये देखिए हमारा जो 400 से 700 है, ये तो समझ गए आप। नीचे हमारा क्या है, यहाँ पे गामा रे सबसे ऊपर है। गामा रे का क्या ज़्यादा रहेगा, गामा रे का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा कि वेवलेंथ? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। कैसे, देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में नंबर ऑफ वेव्स कितना है। देखिए गामा रे का वेव्स कितना है, धका धक एकदम कितना ज़्यादा हो गया, छोटा वेव बना दिया, मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है इसका। तो इसका क्या कम होगा, वेवलेंथ कम होगा, ठीक है। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है उसको पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा, तो गामा रे पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है। और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका क्या ज़्यादा होगा, वो डेविएट कम करेगा, ठीक है। तो वेवलेंथ, तो आगे वाले में हम ये कुछ आपको याद रखना है। रेंज, जैसे रेडियो वेव जो है 100 मीटर से 100 किलोमीटर तक होता है, माइक्रोवेव जो है 1 सेंटीमीटर से 100 मीटर के बीच होता है, ठीक है। इंफ्रारेड, विजुअल तो याद है 400 से 700 नैनोमीटर होता है, ठीक है। तो ये डाटा है, आपको रटना है। गामा रे ही तो बोलते हैं, ये कैंसर सेल्स ये सब में मारने के लिए, स्किन ट्रीटमेंट, रेडियो एक्टिविटी में भी अभी यूज बताते हैं ना, काहे घबरा रहे हो। माइक्रोवेव और रेडियो वेव, रेडियो वेव में देखो इतना सारा है, हाई फ्रीक्वेंसी, HF बोले तो हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, है ना, हाई फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी। देखो नीचे में फ्रीक्वेंसी हमारा कम है, ऊपर में फ्रीक्वेंसी, तो गामा रे का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा साइकिल बना रहा ना वो। फिर एक्सरे है माइक्रोवेव के नीचे, जो रेडियो वेव जो है उसमें बहुत देखो एक्सट्रीमली हाई, ठीक है ना, एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, अलग अलग रेंज है इसका, बैंड काम करता है। देखिए नेक्स्ट वाले में हम लोग पूरा यूज पढ़ लेते हैं ताकि आपको तकलीफ ना हो। तो देखिए जो शॉर्ट वेवलेंथ वाला हाई फ्रीक्वेंसी वाला होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, तो गामा रे का एनर्जी ज़्यादा तो पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा, है ना। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसको एनर्जी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि E बराबर होता है H म्यू, फॉर्मूला पढ़े हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, E बराबर H म्यू। तो म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, H तो कांस्टेंट है, म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी। तो देखिए हमारा गामा रे का एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, फिर एक्सरे का, फिर अल्ट्रावायलेट का, फिर विजिबल का। ये लाइन तो आपको याद रखना पड़ेगा, भले आप डाटा मत रटो, डाटा के लिए हम टेक्निक बताते हैं। तो ये क्या है, देखिए माइक्रोवेव है, फिर इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, ठीक। माइक्रोवेव के नीचे में क्या क्या है, टीवी, उसके बाद शॉर्ट वेव रेडियो, टीवी के बाद रेडियो, फिर पुराना जमाना वाला रेडियो, एयर मॉड्यूलेशन रेडियो, फिर एयरक्राफ्ट और जो भी बैंड वुड है। एयरक्राफ्ट सबसे लो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, ठीक है, वेवलेंथ उसका ज़्यादा होता है, ठीक।
नेक्स्ट यूज पढ़ लीजिए थोड़ा, बताइए। आप पूछ रहे थे कौन कौन कहाँ यूज होता है। गामा रे जो है कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका पीईटी स्कैन, क्या है पीईटी? एयरपोर्ट सिक्योरिटी में कौन सा रे यूज होता है? एक्सरे। एक्सरे कल और पढ़े थे, क्या चीज़ में यूज होता है बताइए? ये ना बॉडी का बॉडी का जो हमारा दिखता ना अंदर का पार्ट, चेस्ट एक्सरे, फिर जितना भी लीवर उवर में आपका यूज होता है ना, इंटेस्टाइन का डिजीज पता करने के लिए, सब में एक्सरे। हाँ बोन सब। फिर अंदर का बॉडी पार्ट के लिए एयरपोर्ट में जो सिक्योरिटी करता है, ट्यूब बसता है ना ऐसे ऐसे घुमा के, वो एक्सरे होता है। फिर अल्ट्रावायलेट में क्या क्या यूज है? हार्मफुल रेस से बचाता है। उसके बाद विजिबल आपका CFL बल्ब है, और ये आपका जो लाइट था डिस्पर्सन वाला। नाइट में जो नाइट कैमरा, जो नाइट टॉर्च जो है उसमें कौन है? इंफ्रारेड। जो टीवी का रिमोट है उसमें कौन है? इंफ्रारेड। कल थोड़ा हम गलत बता दिए थे, ध्यान रखिएगा। टीवी का रिमोट इंफ्रारेड में। माइक्रोवेव जो है, माइक्रोवेव ओवन बनता है ना। फिर जितना भी कम्युनिकेशन वाला एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन जो जाता है वो माइक्रोवेव में जाता है, ठीक है ना। उसका फ्रीक्वेंसी लो रहता है, अभी पढ़े ना पीछे वाले स्लाइड में। फिर रेडियो स्टेशन वाला और AM रेडियो और अमेचर रेडियो, रेडियो वाला का फ्रीक्वेंसी और लो है, तो रेडियो का तो अलग ही यूज है कम्युनिकेशन में। एयरक्राफ्ट का कम्युनिकेशन है तो माइक्रोवेव, नॉर्मल टेलीफोन कम्युनिकेशन है तो रेडियो वेव, ठीक है ना। रेडियो वेव कहीं ठीक ऊपर था ना टीवी, इसका बैक स्लाइड दिखाइए, देखिए माइक्रोवेव के ठीक ऊपर है टीवी और FM रेडियो। इसका पूछता है एग्जाम में, इसका कितना होता है फ्रीक्वेंसी? 88 से 108 हर्ट्ज, 98.3 FM, याद है? रेडियो मिर्ची सुने हैं कभी बचपन में? रेडियो मिर्ची 98.3 FM। तो FM क्या है? वो यही FM रेडियो, उसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 88 से 108, 88 से 108 हर्ट्ज। नेक्स्ट देख लीजिए, सब एक जगह यूज। माइक्रोवेव कहाँ कहाँ यूज होता है? कुकिंग में, ओवन में, लिट्टी पकाने में, रडार में, टेलीफोन में, जो घर वाला टेलीफोन, मोबाइल नहीं, पुराने ज़माना में जो टेलीफोन यूज होता था। फिर सिग्नल उग्नल में। रडार बोले तो समझ गए ना, जो दुश्मन लोगों को पकड़ने के लिए। फिर ये देखिए, ये क्या चीज़ में होता है? रेडियो और टेलीविज़न में कौन सा है? रेडियो वेव है। जितना भी हीट वाला काम है इंफ्रारेड, क्योंकि इंफ्रारेड हीट वेव होता है ना। तो फायर, रेडिएटर में, फिर रिमोट भी हीट से करता है, पकड़ता है, ठीक। फिर जो है ये विजिबल लाइट तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्ट्रावायलेट वाला क्या है? जो भी स्किन से अब्जॉर्ब हो जाए, है ना, जो ट्यूब से होता है। CFL तो विजिबल में आएगा, लेकिन जो ट्यूब लाइट है, ट्यूब लाइट अल्ट्रावायलेट में। एक्सरे तो समझ गए, बॉडी के इनसाइड ऑब्जेक्ट देखने के लिए, और मेडिसिन ये सब के लिए, और कैंसर सेल में मारने के लिए गामा रे, ठीक है ना। ख़त्म। वही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इतना सनलाइट से इतना सारा वेव निकलता है। कॉस्मिक रे सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है, गामा रे से भी ज़्यादा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब वेव से निकलता है, ठीक है ना। फिर एक्सरे है, फिर अल्ट्रावायलेट है, फिर विजिबल है, इंफ्रारेड है, माइक्रो है, शॉर्ट रेडियो है, लॉन्ग रेडियो है। लॉन्ग रेडियो का फ्रिक्वेंसी और कम है, वेवलेंथ पे शॉर्ट लॉन्ग नाम है ना, तो लॉन्ग रेडियो का फ्रिक्वेंसी और कम होता है। तो हमारा बेसिक खाली यही है, चार्ज पार्टिकल्स है, वाइड वैरायटी है फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ का। बस हम लोग खाली 400 से 700 नैनोमीटर में खेल रहे हैं। लाइट का स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, माइल पर आवर है। ये 6 कर लेना, ये क्या है? माइल पर आवर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 6 अरब 70 करोड़ 61 लाख 7,000 माइल पर आवर, ठीक है। तो इतना पर आवर है। गामा रे का यूज देख लीजिए, न्यूक्लियर डीके में यूज होता है। गामा अल्फा बीटा गामा रे, अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा निगेटिव होता है, गामा न्यूट्रल होता है। ये कैंसर ट्रीटमेंट में और पानी का स्टरलाइजेशन में। एक्सरे सॉफ्ट टिश्यू है, ये मेडिकल का देखने में आपका इंटेस्टाइन देखेगा। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी में, टेलीस्कोप में भी एक्सरे यूज होता है। अल्ट्रावायलेट जो है आपका डैमेज, स्किन को डैमेज करने में, सन टैन करने में, है ना, फर्जरी काम करेंसी में, स्टरलाइजेशन में भी। तो इतना मोर देन एनफ है लाइट के लिए। सारा फॉर्मूला इसमें एक जगह किया हुआ है,
जो ज़रूरत आपको उतना नहीं है, खाली यही जो आप बताया था ना 1/f = 1/v + u मिरर में, और 1/v - u, और मैग्नीफिकेशन v/u और -v/u वाला, तो बस वही याद ज़रूरत है। और μ = sin i / sin r रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बाकी आपको और ज़्यादा पढ़ने का मन है तो ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मोर देन एनफ है, पूरा लाइट आपका कंप्लीट हो गया। धन्यवाद। कितना गया?